मैं अंदाज सोलंकी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 14 इकाई जिसका नाम है 14 अध्याय जैविक क्रियाएं, जिनमें प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन हम लोग देख रहे थे। ये आपका लेसन खत्म हो गया है। इस लेसन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, देखना है क्या है, कैसा है। ऐसे ज़्यादा नहीं दिया गया है। पहला हमारा सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है ना। सही विकल्प में से क्वेश्चन आ सकता है या और जो हम पढ़े हैं वहाँ से भी आपका क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उनको हमको देखना है। जैसे पहला दिया है, हमारे शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। जैसे एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक लिंगी विभाजन होता है, समलिंगी विभाजन होता है और एक क्या होता है हमारा समसूत्री विभाजन होता है। तो मानव में या हमारे शरीर जो हो रहे हैं उसमें किस प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है भाई, तो हमें जो है समसूत्री जो है कोशिका विभाजन हमको क्या होता है देखने को मिलता है, या हमें समसूत्री क्या होता है विभाजन पाया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में लगभग सभी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो समसूत्री क्या होता है कोशिका विभाजन हमें क्या होता है आपका पाया जाता है या होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा बहुविकल्पिक जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें अंडाशय होता है, वो मादा जनन अंग होता है। ठीक है, गर्भाशय होता है, वो मादा जनन अंग होता है। अंडवाहिनी जो होता है वो भी मादा जनन अंग होता है। तो इसमें से क्या होता है, जो शुक्रवाहिनी होती है, ये जो शुक्रवाहिनी है या शुक्रवाहिका है, वो जो है आपका ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो ये हम क्या करते हैं, ऑप्शन में इसको चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, इसलिए इसे मादा जनन तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। बाकी जो है तीनों जो है आपका अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया और अंडवाहिनी हो गया, ये तीनों किसके भाग होते हैं आपके, वो सब के सब जो है आपके मादा जनन तंत्र के भाग हैं। लेकिन शुक्रवाहिनी जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, नर जनन तंत्र का क्या होता है भाग होता है। और इस वजह से हम ऑप्शन में इसको क्या करते हैं, इसमें लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा दिया है, लैंगिक प्रजनन से क्या बढ़ती है, विभिन्नताएं बढ़ती है। आपका नर और मादा जनन कोशिकाओं के निषेचन द्वारा युग्मनज बनते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, अ और ब दोनों। तो भिन्नताएं तो आपकी बढ़ती हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो लैंगिक जनन होता है उनमें भिन्नताएं बहुत सारा देखने को मिलता है। उसके अलावा नर और मादा जनन कोशिकाएं आपस में निषेचन करके क्या बनाती हैं, जायगोट या युग्मनज का क्या करती हैं, निर्माण करती है। मतलब हमारा अ और ब दोनों आ रहा है, मतलब हम इसमें कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, जो आपका द वाला जो ऑप्शन है उसको हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं। तो 3 आपके बुक में क्या दिया गया है, आपका ये 3 सही विकल्प दिया गया है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं, जान सकते हैं भाई। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में दिया गया है, उसको हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं, क्या आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य होता है। ठीक, आंवल मतलब होता है प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो क्या प्लेसेंटा गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो हाँ, आप बोल सकते हैं यस, प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उसके लिए क्या होता है आपका अनिवार्य होता है। क्योंकि प्लेसेंटा होता है वो माँ और जो बच्चे होते हैं उनमें क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। उसके अलावा ये जो प्लेसेंटा होता है उनके द्वारा ही जो है बच्चे के जो पोषण के लिए आवश्यक जो भोज्य पदार्थ है या आवश्यक जो पोषक पदार्थ होता है वो माँ से क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, जाता है। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं जो गर्भ में पल रहे होते हैं उनका जो मल मूत्र आदि का उत्सर्जन होता है वो उसी प्लेसेंटा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, फिर जो है माँ के शरीर में भेज दिया जाता है और अंततः उसको फिर शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका हम क्या कर सकते हैं, उत्तर जो है आपका लिख सकते हैं, बता सकते हैं। किसका भाई, हमारा ये जो प्लेसेंटा होता है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने भाषा में उत्तर ले सकते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो होता है, ये प्लेसेंटा गर्भ में पल रहे, गर्भ में पल रहे, है ना, गर्भ में क्या कर रहे, पल रहे, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए आवश्यक होता है, के लिए
क्या होता है हमारा, अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है क्योंकि आंवल बच्चे और माँ के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है या आंवल जो होता है वो बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं उनके लिए क्या होता है आपका, आवश्यक होता है। तो हम लिख दें यहाँ पर कि प्लेसेंटा गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि आंवल बच्चे और माँ के बीच क्या करता है आपका, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इनके कुछ कार्य होता है हमारा, इनके कार्य होते हैं भैया आपके, ये जो आंवल होते हैं उनके कार्य होते हैं, ये जो है माता से बच्चे के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को क्या करता है, ले जाने का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चे के लिए आवश्यक, बच्चे के लिए आवश्यक, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ को माँ से बच्चे में, है ना, ले जाने का जो काम है या कार्य प्लेसेंटा के द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा नंबर कि बच्चे, है ना, बच्चे से उत्सर्जित मल मूत्र, है ना, को, है ना, शरीर से बाहर करने का कार्य प्लेसेंटा के द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन करेगा कि आंवल जो है गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य होता है, तब बोल सकते हैं हाँ, आंवल जो होता है, प्लेसेंटा जो होता है, वो गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा ही एक ऐसा होता है जो बच्चे और जो क्या होते हैं आपके जो माँ होते हैं उन दोनों के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं। ठीक है, और इनके कई कार्य होते हैं। ये जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो बच्चे के लिए जो भी आवश्यक पोषक पदार्थ होता है ना, उसको माँ से बच्चे तक ले जाने का काम प्लेसेंटा के द्वारा होता है। उसके अलावा बच्चे से जो भी उत्सर्जित क्या होता है, जो मल मूत्र है या बेकार जो पदार्थ है उनको शरीर से बाहर करने का काम भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो इस तरीक़ा से हम आंवल से रिलेटेड जो बात है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन दिया है निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की क्या भूमिका होती है। तो भाई निषेचन की क्रिया में नर और मादा की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि नर और मादा के मिलने से ही युग्मनज का क्या होती है, आपकी निर्माण होती है। तो इस तरीक़ा से इसका भी उत्तर क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है, क्योंकि नर और मादा निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि नर और मादा से ही युग्मनज का क्या होती है, निर्माण होती है या युग्मनज बनती है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि नर और मादा से ही युग्मक या युग्मनज का क्या होती है, निर्माण होती है। युग्मनज का क्या होती है, आपकी निर्माण होती है। तो
तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, इसको बताई जा सकती है कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि नर और मादा से युग्मनज का निर्माण होती है। युग्मनज का निर्माण है ना, युग्मनज का जो निर्माण होती है, युग्मनज का निर्माण है ना, नर से प्राप्त शुक्राणु है ना, नर जनन तंत्र बोल सकते हैं, यहाँ पर शुक्राणु कर देते हैं, शुक्राणु, और मादा जनन तंत्र यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अंडाणु है ना, अंडाणु से है ना, या के संयोग से है ना युग्मनज का निर्माण होती है, युग्मनज का निर्माण होती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की भूमिका होती है। हाँ, नर और जो है निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा की क्या होती है, भूमिका होती है, क्योंकि नर और मादा से ही युग्मनज का निर्माण होती है। क्योंकि नर में जो नर जनन तंत्र जैसे शुक्राणु है, मादा जनन तंत्र में जो अंडाणु है, वो उनके संयोग से ही युग्मनज का क्या होती है, निर्माण होती है। तो इस तरीक़ा से तीसरा क्वेश्चन को भी बताई जा सकती है। पुष्पक हम नामांकित चित्र देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में कम से कम आपको जो है 5 अंतर आपको लिखना है ना, आपके बुक से निकाल करके। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें नर और मादा क्या करता है, आपका पार्टिसिपेट करता है। अलैंगिक जो प्रजनन होता है उस प्रजनन में देखा जाए तो आपका नर में से और मादा में से कोई एक क्या करता है, आपका पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीक़ा से आपको इसमें लगभग 5 अंतर क्या करना है, आपको देखना है ना। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन करता है तो आपको 5 अंतर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो लैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें आपका जो भी क्या होता है, जो जीव निर्मित होता है उनमें कई सारी क्या होती है, आपकी विशेषताएं या उनमें विभिन्नताएं क्या होती है, दिखती हैं। उसी प्रकार अलैंगिक प्रजनन में जो भी नई संतान होती है, नई संतति होती है, वो जो है आपका जो है बोल सकते हैं कि उनमें विभिन्नताएं जो होती है थोड़ा कम होती हैं। लैंगिक जो प्रजनन होती है, लैंगिक प्रजनन समसूत्री विभाजन पर आधारित होती है, जबकि जो अलैंगिक प्रजनन है अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित होती है। ऐसे 5 अंतर क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछी जाती है। पुष्प का जो नामांकित चित्र है ये आपको क्या की जाती है, क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। तो ये आपका दिया गया है, पुष्प का जो भी अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र दिया गया है। खाली चित्र बनाने के लिए पूछी जाती है भाई, पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन की जाती है। तो ये हमारे पुष्प का एक स्वच्छ क्या है, आपका नामांकित चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से आपका 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा नर जनन तंत्र जो कि पुंकेसर कहलाता है, ये हमारा क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र होता है। तो ये जो पुंकेसर वाला जो भाग होता है उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं। इसे पुमंग भी कहते हैं भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग भी कहा जाता है। तो पुमंग हो गया, या इसी को नर जनन तंत्र कहते हैं, जिनको एक साथ हम लोग पुंकेसर कहते हैं, है ना। तो पुंकेसर ही क्या होता है, हमारा जो फूल होता है उस फूल का क्या होता है, आपका नर जनन तंत्र क्या होता है जिसे हम पुमंग के भी नाम से जानते हैं। ये जो पुंकेसर होते हैं उनके 2 भाग होते हैं, एक हमारा होता है परागकोश और एक हमारा क्या होता है, आपका पुतंतु होता है, ठीक है। ये हमारा फूल की इस प्रकार से सबसे ऊपरी भाग में जो रहता है वो हमारा क्या होता है, परागकोश होता है, जिसको छूने से क्या होता है, हाथ में चिपक जाता है, ठीक है। और ये परागकोश जिससे क्या होता है, जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाता है, आपका पुतंतु फिलामेंट कहते हैं, इसको एंथर बोलते हैं। और इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्टमेन कहते हैं, अर्थात पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर ही क्या होता है, आपका फूल का नर जनन तंत्र होता है, या पुमंग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसी प्रकार एक ही फूल में क्या होता है, आपका एक मादा जनन तंत्र भी होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा स्त्री केसर होता है, ये हमारा जो होता है यही आपका क्या कहलाता है, आपका ये आपका जो है मादा जनन तंत्र कहलाता है। मादा जनन क्या होता है हमारा, ये
तंत्र होता है भाई। और मादा जनन तंत्र जो होता है उसमें आपके कुछ भाग होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्ना बोलते हैं, एक हमारा होता है वर्तिका जिसको स्टाइल कहा जाता है, और एक होता है हमारा अंडाशय। तो स्त्री केसर जो होता है ये मादा जनन तंत्र होता है और इसके 3 भागों में बांटा गया है, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक क्या होता है अंडाशय होता है। जिसमें से जो वर्तिकाग्र होता है ये हमारे जो मादा जनन तंत्र का सबसे क्या होता है शीर्ष भाग होता है। ये हमारा क्या होता है शीर्ष भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग क्या होता है हमारा स्टिग्मा होता है, मतलब वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। और सबसे जो नीचे क्या होता है इस प्रकार से एक फूला हुआ भाग होता है, फूल के निचली स्तर पर एक क्या होता है हमारा फूला हुआ क्या होता है भाग होता है। वो फूला हुआ भाग क्या कहलाता है आपका अंडाशय के नाम से जाना जाता है। और उन दोनों के बीच मतलब वर्तिकाग्र को और अंडाशय के बीच को जोड़ने में जो क्या करता है संयोग करता है वो हमारा क्या होता है वर्तिकाग्र कहलाता है, या वर्तिकाग्र के नाम से क्या करते हैं उसको जानते हैं। तो इस तरीक़ा से एक फूल में क्या हो सकता है आपका नर जनन तंत्र भी हो सकता है और मादा जनन तंत्र भी हो सकता है, या अलग अलग फूल में एक में नर जनन तंत्र और एक में मादा जनन तंत्र क्या होता है आपका पाया जाता है। नीचे हमारा क्या होता है बाह्य दल होता है। बाह्य दल मतलब कोई भी जो फूल होता है, फूल के सबसे निचली भाग जो कि आपका ग्रीन कलर का होता है ये हमारा बाह्य दल होता है। और ये हमारे क्या होते हैं जो अंडाशय होता है उस अंडाशय के नीचे क्या होता है आपका ओवरी अर्थात अंड कोशिका क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको बताया जा सकता है। जब परागण की क्रिया होता है तो आपको पता है कि ये जो हमारा क्या होता है जो पराग कोष होते हैं, इस पराग कोष के अंदर क्या होता है पराग कण होता है। पराग क्या होता है हमारा कण होता है, और इस पराग कणों का जो है एक यहाँ पर पराग कोष से पराग कणों का किसके पास वर्तिकाग्र के शीघ्र स्तर पर जाना। ठीक है, ये है हमारा पराग कोष जिसमें पराग कण होता है। तो इस पराग कण का किसके शीर्ष पर जाना वर्तिकाग्र के शीर्ष पर जाना, मतलब यहाँ पर जाना, और उसके द्वारा फिर आगे हमारा अंडाशय में पहुँचना क्या कहलाता है आपका परागण कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं परागण कहा जाता है या परागण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से पुष्प का जो क्या होता है विभिन्न भाग है उसको हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन केवल यही पूछता है कि पुष्प का स्वस्थ नवांकीय चित्र बनाइए, इस प्रकार का आपको क्या करता है क्वेश्चन करता है। तो उसको आपको क्या करना है बढ़िया सुंदर से चित्र बनाना है। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा भाग कौन सा होता है, कौन सा भाग है, इसे आपको लिखना जरूरी है। तो इस तरीक़े से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है माहवारी क्या होता है। पहले भी हम लोग इसके बारे में जिक्र किए थे। माहवारी क्या होता है, माहवारी मतलब होता है मासिक चक्र क्या होता है। तो मासिक चक्र क्या होता है भाई, तो जो स्त्री होता है उस स्त्री में लगभग हर महीना के जो क्या होता है आपका 26 से 28 दिन के अंतराल में बोल सकते हैं, या 25 से 26 दिन के अंतराल में क्या होता है आपका माहवारी आता है। और ये जो माहवारी होता है वो गर्भाशय से रक्त या आंतरिक झिल्ली से श्लेष्मा का जो स्राव होता है वही आपका क्या कहलाता है माहवारी कहलाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग उत्तर में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं कि स्त्रियों में है ना, स्त्रियों में है ना हर महीने या 25 से 26 दिन में क्या होता है आपका हर महीने 25 से है ना बोल सकते हैं 27 दिन के अंदर, या 26 से 28 दिन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं 26 से 28 दिनों में है ना, हर महीना 26 से 28 दिनों में बोल सकते हैं। तीसरों में हर महीने 26 से 28 दिनों में माहवारी होती है ना, या आती हैं बोल सकते हैं। माहवारी क्या करती है आपकी आती हैं, माहवारी आती हैं। यह माहवारी जो होती है माहवारी अंडाशय से है ना बोल सकते हैं, या गर्भाशय से बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं माहवारी जो होता है गर्भाशय से है ना, जो क्या होता है आपका जो गर्भाशय से हम लोग बोलेंगे तो रक्त अथवा आंतरिक झिल्ली से है ना श्लेष्मा का स्राव के कारण होता है, श्लेष्मा के स्राव के कारण होती है, स्राव
के कारण होती है, के कारण होती है। यही आपकी क्या कहलाती है, हमारी महामारी कहलाती है। तो महामारी क्या होता है भाई, तो महामारी क्या होता है, जो भी हमारे क्या होते हैं, जो बोल सकते हैं जो अंडाशय होता है, जब उस अंडाशय का बोल सकते हैं अगर जो है महीना में उनका निषेचन नहीं हो पाता है, तो वो निषेचित ना होने वाले जो क्या होते हैं आपके जो अंडाणु होते हैं, वही अंडाणु फिर क्या करते हैं आपके रक्त के रूप में, है ना, वो जो है या श्लेष्मा के रूप में क्या करते हैं, गर्भाशय से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये ही आपके क्या कहलाते हैं, महामारी के या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। और ये जो मासिक चक्र है लगभग जो है हर महीना के जो है 25 से 26 दिनों के बाद हर महीना क्या करते हैं, स्त्रियों को आते हैं। उन्हीं स्त्रियों को आते हैं जो कि गर्भधारण नहीं करते हैं, मतलब जो गर्भावस्था में रहते हैं, है ना, प्रेग्नेंट जो होते हैं, उनको महामारी नहीं चलते हैं। बाकी जो स्त्रियाँ होते हैं उनको क्या करते हैं, लगभग हर महीना के 25 से 28 दिनों में महामारी आते हैं। और ये महामारी जो होते हैं वो अंडाणु जो कि निषेचित नहीं हो पाते हैं, है ना, और निषेचित न होने के कारण ही क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, वही आपके क्या होते हैं, महामारी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे हमारा गर्भरोधन की 2 विधियां का विवरण लिखिए बोल रहे हैं। गर्भरोधन जो होता है मतलब गर्भ को कैसे जो है रोका जा सके, इसके लिए 2 विधियां हैं। एक हमारा बंध्यावरण होता है, बंध्यावरण बोल सकते हैं। ये जो बंध्यावरण होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो पुरुष होते हैं उसके जो शुक्रवाहिनी होते हैं, ठीक है, शुक्रवाहिनी, ये हमारे जो शुक्रवाहिनी होते हैं वो किन में पाए जाते हैं भाई, पुरुषों में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। तो नर में पाए जाने वाले जो शुक्रवाहिनी होते हैं उनको चिकित्सीय प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो उसे वेसोप्लोमी बोलते हैं, है ना, वेसोप्लोमी बोलते हैं। और एक हमारा क्या होता है आपका जो है ट्यूबोप्लोमी, है ना, एक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्भरोधन जो होता है उसमें पहला है बंध्यावरण होता है, जिसमें जो हमारा नर जो क्या होता है, हमारा नर जो होता है उसमें जो शुक्रवाहिनियाँ जो नलिका होता है उनको चिकित्सीय प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसे विसोटोमी या बोल सकते हैं विसोकोमी कहा जाता है। और उसी प्रकार क्या होता है, जो मादा होता है, मादा में क्या होता है, फैलोनियन है ना, लोपियन बोल सकते हैं, फैलोपियन एक नलिका होता है। इस फैलोपियन नलिका को क्या कर दिया जाता है, चिकित्सीय विधि द्वारा क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो उसे हम लोग जो है ट्यूबोप्लोमी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये पहला विधि है, बंध्यावरण होता है। बंध्यावरण क्या होता है, तो ये एक चिकित्सीय हमारा क्या होता है, विधि होता है, जिसमें नर जो होते हैं अर्थात जो पुरुष होते हैं उनके जो शुक्रवाहिनी होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, चिकित्सीय विधि द्वारा काट दिया जाता है, जिससे हम लोग जो है वेसोप्लोमी। और एक हमारा क्या होते हैं, जो मादा में हमारे जो होता है फैलोपियन होता है, जहाँ से उनको क्या कर दिया जाता है, चिकित्सीय विधि द्वारा काट दिया जाता है। तो उसे हम लोग जो है ट्यूबोप्लोमी के नाम से जाना जाता है। और इन विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, गर्भरोधन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे क्या होते हैं, हमारी जो दवाइयाँ होता है, इन दवाइयों का भी उपयोग करके या कुछ अन्य चीज़ों का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, गर्भरोधन को रोका जा सकता है। जैसे कापा टी, कंडोम या ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके क्या किया जा सकता है, गर्भरोधन को रोका जा सकता है। यही इसके अंतर्गत आपको लिखना है। उसके अलावा दिया है आपका 8वां नंबर, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के जनन पद्धतियों का वितरण लिखिए बोल रहे हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का अगर हम देखा जाए तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें जनरली क्या होती है आपकी अर्धसूत्री जो विभाजन होती है, ये अर्धसूत्री क्या होती है आपको विभाजन देखने को मिलती है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होती है, पाई जाती है। जबकि हमारी जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं उनमें क्या पाई जाती है, आपकी समसूत्री जो विभाजन है वो आपको क्या होती है, पाई जाती हैं। तो इस तरीक़ा से अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या होती हैं, यही आपकी पाई जाती हैं। तो इसमें कुछ नहीं है। और प्रजनन के लिए किसी प्रजाति की समष्टि की स्थायित्वता में किस प्रकार से क्या होती है, आपकी सहायक होती है, तो ये इसको आपको देखना है। ठीक है भाई, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर एक 10वां क्वेश्चन दिया है, पूछ सकता है क्या सभी पौधों में बीज होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, है ना, उनके नई संतान कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो क्या सभी पौधे में बीज होते हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी पौधे में क्या हो, बीज हो, सभी पौधों में बीज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं फिर भी वो क्या करते हैं, आपके उससे नए संतति की उत्पत्ति होते हैं, क्योंकि ऐसे पौधों में जो है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जैसे मुकुलन क्या होता है ना, उसके बाद आपका वर्धी प्रजनन है,
वर्धी प्रजनन, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वर्धी प्रजनन होता है। उसके अलावा विखंडन होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रक्रिया जो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमारा पुनरुद्भवन है, पुनरुद्भवन, ये हमारे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है जिनके द्वारा कलम लगाना भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे विधियों के द्वारा भी नए जो है संतति की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये इसके अंतर्गत आती है। 11वां नंबर, वृद्धि और परिवर्धन से आप क्या समझते हैं भाई? तो वृद्धि आप जानते हो जीवों के शरीर में, है ना, क्या होना, ग्रोथ करना, है ना, चाहे वो शारीरिक विकास हो, आंतरिक विकास हो। तो बोल सकते हैं वृद्धि वे जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें समय के साथ जीवों का शरीर क्या होता है, आपका परिवर्तित होता है, बढ़ता है, वो वृद्धि कहलाता है। और एक निश्चित अनुपात में जीवों के शरीर में बढ़ना, ये क्या कहलाता है, आपका परिवर्धन कहलाता है, परिवर्धन कहते हैं। अगर हम भ्रूणी विकास की बात करें, किसकी बात करें, भ्रूणी विकास की अगर हम बात करें, भ्रूणी विकास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रूणी विकास की बात करें तो भ्रूणी विकास के 3 स्तर होता है। जैसे हमारा क्या होता है, हमारा ब्लास्टुला होता है, गैस्टुला होता है ना, मास्कुला होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, आपका 3 सेट इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, है ना, ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का क्या है, ध्यान रखा जाना चाहिए, ये दिया गया है। तो गर्भवती जो भी क्या होता है, महिला होता है, उसके लिए बहुत सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसके पोषण से संबंधित जो भी क्या होता है बात है, उनको रखना चाहिए कि उनका आहार किस प्रकार से होना चाहिए, उसको किस प्रकार से आहार देना चाहिए। इन बातों को क्या करना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जो है, जो महिला होता है उसमें आपका रक्तलप्तता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इससे रिलेटेड कोई उसमें कमी तो नहीं है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको देखना चाहिए ताकि उनको समय समय पर फोलिक एसिड क्या किया जा सके, दिया जा सके, दिखाया जा सके। तो ऐसे कुछ बातें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत रख सकते हैं, रखा जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार और भी दिया गया है कि आप में से शायद सभी ने अप्रैल 2016 में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में मात्र 6 महीने के गर्भधारण के बाद 5 बच्चियों के जन्म संबंधी खबर के बारे में क्या होगा, पढ़ा होगा। मनुष्य में एक बार में आमतौर पर एक ही बच्चे का जन्म होता है, कभी कभी 2 बच्चे का, लेकिन अगर हम 5 बच्चे एक साथ जन्म लेंगे, ऐसा अगर सुनते हैं तो हमको क्या होता है, आश्चर्य क्या होता है, प्रतीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार में केवल एक ही बच्चे जन्म ले, कभी कभी 2 बच्चे और कभी कभी तो 5-6 बच्चे भी अभी देखने को मिले हैं। एक बार में 5-6 बच्चे भी क्या कर सकते हैं, कोई स्त्री क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और इनका कारण ये होता है कि जो भी क्या होता है, हमारा जो शुक्राणु होता है वो कितने अंडाणु को निषेचित कर पाता है। यदि अंडाणु और शुक्राणु, अगर शुक्राणु क्या करता है आपका 2 से अधिक, अगर एक अंडे को निषेचित करता है, एक अंडाणु को निषेचित करता है, तो 1 2 को करता है 2, और कभी कभी अगर 5 को निषेचित कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका गर्भ में 1 से अधिक जो होते हैं बच्चे का क्या हो जाता है, आपका विकास हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और पूछ रहे उपयुक्त गंधाशों में गर्भाशय में होने वाले किन परिवर्तनों की चर्चा की गई है। तो अपने शब्दों में जैसे बताए कि जो भी हमारे क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो आपका कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से अधिक अंडाणु को क्या करते हैं, आपके निषेचित कर जाते हैं, और निषेचित कर जाने के कारण फिर क्या होते हैं, आपके 1 से अधिक संतान पेट में क्या होते हैं, आपके पलते हैं। तो इस तरीक़ा से इस लेसन से रिलेटेड जो बातें हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ज़्यादातर इस क्वेश्चन से आप, इस लेसन से आपको जो पुष्प है, उस पुष्प का जो स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके उनको विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्या करता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा मुकुलन क्या है, पुनरुद्भवन क्या है, जो है वर्धी प्रजनन क्या है ना, ये सब भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन किया है। उसके अलावा लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन किया गया है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपका पुष्प का जो नामांकित चित्र है उसको क्वेश्चन करता है, और मुकुलन परिवर्धन को ज़्यादा क्वेश्चन करता है। तो इसमें और कुछ नहीं है। ये लेसन फिर यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला लेसन में हम लोग जो है आगे का जो है ना, जो भी आपका लेसन दिया है उसको चर्चा करने वाले हैं।